गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद जमील अख्तर एंड यू आर वाचिंग अख्तर एकेडमी। आज हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 4th लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि जो हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है वो बेसिक है और अगर इसमें आप रटने की कोशिश करेंगे तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन आप जब दूसरा क्वेश्चन जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। और ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है आपको हायर सेमेस्टर में सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, टीजीडी या जितने भी सब्जेक्ट हायर सेमेस्टर में मिलेंगे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हर सब्जेक्ट में एप्लीकेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विदाउट आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप कोई भी सब्जेक्ट, सोम तो खासकर सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स आप बगैर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कवर कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आज जो हमारा है रिजल्टेंट फोर्स, आज हम बात करेंगे रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब होता है परिणामी बल। इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है रिजल्टेंट फोर्स का कि इफ अ बॉडी इज subjected to a number of forces and it is possible to replace all the forces by a single force, then this single force is known as resultant force। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ फोर्सेस और अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस all the forces by a single force, then this single force is known as resultant force या resultant। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट अस कंसीडर कि आई हैव अ बॉडी जिसमें एक पॉइंट O है। इस पॉइंट O पे हमने मान लिया इस डायरेक्शन में F1 एक्ट कर रहा है, F2, F3, F4 एंड F5। हमने कंसीडर कर लिया कि आई हैव 5 forces which are acting on the body in different directions। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा ये नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, इन नंबर ऑफ फोर्सेस का किसी न किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अफेक्ट रहा होगा। अगर इतने फोर्सेस लग रहे हैं तो किसी बॉडी हो सकता है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या हो सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कहीं ना कहीं नेट इफेक्ट तो होगा। तो अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये जो फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है वो बॉडी को कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल हो कि ये जो बॉडी है इस बॉडी का जो फाइनली जो मूवमेंट है ये इस डायरेक्शन में है, तो हमने दिखा दिया कि ये इस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि अब रिजल्टेंट समझते हैं। तो हमने क्या बोला, अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि ये नंबर ऑफ फोर्सेस को रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स दिखा दिया जाए और सिंगल फोर्स वही काम करे जो सभी मिलके काम कर रहे थे। डेफिनेशन यही है कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ नंबर ऑफ फोर्सेस, ये बॉडी है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एंड इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस ऑल द फोर्सेस, सभी फोर्सेस को रिप्लेस करना संभव हो एक सिंगल फोर्स से, तो इसी सिंगल फोर्स को हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने दिखा दिया कि सभी फोर्सेस को हटा के एक सिंगल फोर्स लगा दिया। इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक बॉडी था, इस बॉडी पे नंबर ऑफ बंदे, कोई इधर फोर्स लगा रहा था, कोई इधर फोर्स लगा रहा था, कोई इधर, नंबर ऑफ फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। तो अगर सपोज ये F1 और F2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब इनकी ताकत ज़्यादा होगी और इनकी ताकत थोड़ी कम होगी, तो बॉडी किधर डिस्प्लेस होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो हमने क्या बोला, सबको हटाया, किसी एक मजबूत बंदे को लगा दिया। मजबूत बंदे का मतलब R, और ये R सभी के बराबर काम कर रहा है, तो इसी को हमने बोल दिया रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे जो हम रिजल्टेंट की बात करेंगे उसकी पहली मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, मतलब कितना ताकत लगा रहा है, और दूसरा उसका डायरेक्शन जिसको हम दिखाएंगे थीटा से।
सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो हमने दिखा दिया कि इस लाइन ऑफ एक्शन पे आर लग रहा है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा मैंने आर को ऊपर दिखाते हैं, तो आर तो मैग्नीट्यूड शो करेगा और जो एंगल हमने दिखा दिया थीटा, तो उस थीटा को दिखाने के लिए एक रेफरेंस एक्सिस हमने मान लिया जिसको बोल दिया डेटम, और डेटम से हमने बोल दिया थीटा। हम वाई एक्सिस को भी रेफरेंस मान सकते हैं, इसको भी थीटा बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको किससे एंगल लेना है, एक्स से या वाई से। तो अभी हमने जो माना है दैट इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ बात करेंगे रिजल्टेंट और उसके डायरेक्शन की। याद रहे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। अब अगर सपोज कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब नेट इफेक्ट ऑन अ बॉडी इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स की वैल्यू रिजल्टेंट के बराबर होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर ऐसा फोर्स जो रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे और इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, तो ये क्या करेगा, ये जो फोर्स है इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में ले आएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य अवस्था में, तो इक्विलिब्रियम में ले आएगा, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फोर्स। तो आपको एक तो रिजल्टेंट फोर्स, दूसरा जो है याद रखना है इक्विवेलेंट फोर्स। हम बात करेंगे आगे इक्विलिब्रियम की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैकेनिक्स का। तो अभी हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट फोर्स। तो इक्विवेलेंट फोर्स इज अ फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, बस इतना याद रखना है, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट फोर्स का एक छोटा सा डिफिनेशन ये भी हम बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच रिप्लेस ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये बड़ा सा डेफिनेशन, आप ये बेस्ट डेफिनेशन है, लेकिन अगर इसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स विच कैन रिप्लेस ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक लाइन में डेफिनेशन फिनिश हो गया, ठीक है। तो आई होप कि रिजल्टेंट फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे भी याद नहीं हो रहा है तो रिजल्टेंट का मतलब, जब हमसे कोई पूछता है कि आपका रिजल्ट क्या रहा 10th या 12th में, तो हम क्या बताते हैं, पर्टिकुलर मैथ, पर्टिकुलर केमिस्ट्री, पर्टिकुलर फिजिक्स की हम मार्क्स नहीं बताते, ओवरऑल मार्क्स बताते हैं, मतलब कंबाइंड हम बताते हैं कि हमारा 90% रहा है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स में 90 रहा होगा, फिजिक्स में भी 90 रहा होगा, केमिस्ट्री में भी 90 रहा होगा, इंग्लिश में भी 90 रहा होगा, लेकिन हम कंबाइंड बताते हैं। वैसे ही जो रिजल्टेंट है वही रिजल्ट से निकल के आया रिजल्टेंट फोर्स। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज अनअल्टर्ड और अनचेंज्ड if the force acting on a body is replaced by a force of same magnitude and along same line of action, ठीक है, सेम लाइन ऑफ एक्शन बट एनीवेयर ऑन द बॉडी। थोड़ा सा डेफिनेशन लंबा है, लेकिन इसको समझेंगे तो बहुत ही इजी है। हमने क्या बोला, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज अनअल्टर्ड और अनचेंज्ड, मतलब किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनचेंज्ड होगा, चेंज नहीं होगा अगर इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, मतलब बॉडी पे लग रहे फोर्स को रिप्लेस किया जाए, इज रिप्लेस्ड बाय अ फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब उसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर फोर्स से रिप्लेस किया जाए और उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, जिस दिशा में वो लग रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, बट एनीवेयर ऑन द बॉडी
लेकिन बॉडी के किसी भी स्थान पे लगा दीजिए, लेकिन उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आप लगाते हैं तो बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनचेंज रहता है। उसके लिए हमने माना, लेट अस कंसीडर कि आई हैव अ बॉडी जिसमें एक पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे हमने कोई फोर्स लगा दिया F इस डायरेक्शन में। हमने क्या बोला, एक हमारे पास बॉडी है जिस पे कोई पॉइंट ए है, उस पॉइंट पे हमने F लगा दिया इस डायरेक्शन में। इस F का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। और सपोज कि हमारे पास कोई पॉइंट B है, तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिसिबिलिटी का मतलब है ट्रांसमिशन, मतलब फोर्स को ट्रांसफर हम कर सकते हैं उसी लाइन ऑफ एक्शन पे। तो इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि अगर कोई फोर्स F यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट पे, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे इस F को यहाँ ना दिखा के हम यहाँ से दिखा सकते हैं। यहाँ F एक्ट कर रहा था तो हमने इसी फोर्स को यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का रूल यही है कि किसी भी पॉइंट पे अगर F यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ एक्शन आपने चेंज कर दिया, लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। कंडीशन ये है कि सेम मैग्नीट्यूड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। लेकिन पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां से भी हम दिखा सकते हैं, यहां से भी दिखा सकते हैं, यहां से भी दिखा सकते हैं। तो बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जहां भी बॉडी, सपोज हमारे पास ये बॉडी होगा, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई बॉडी है, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ इसका यहाँ से वेट लग रहा है डाउनवर्ड, यहाँ पे रिएक्शन आएगा तो ये रिएक्शन यहाँ ना दिखा के हम रिएक्शन कहीं इधर ऊपर से दिखा देंगे। तो आप बोलेंगे सर रिएक्शन तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लग रहा था, यहाँ पे कैसे चला गया? तो हम बोलेंगे दिस इज द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। या वेट को यहाँ ना दिखा के हम वेट को इधर नीचे भी दिखा सकते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बोलता है अगर कोई फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो इस फोर्स को यहाँ ना दिखा के हम उसी लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स को यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एप्लीकेशन यूज होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्सेस को हम कंपोज करने वाले हैं और उसको रिजॉल्व करने वाले हैं। तो कंपोजिशन इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। कंपोजिशन का मतलब मैंने क्या बोला, ये रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है। तो हम लिख रहे हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन। हम बोलते हैं ना जनरली कंपोजर, जब म्यूजिक की बात होती है तो बोलते हैं म्यूजिक कंपोजर। गाने को कंपोज करना, फिल्म किसी संगीत को कंपोज करना। तो कंपोज करने का मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ वर्ड्स थे, उस वर्ड्स को मिला के एक लिरिक्स हमने तैयार कर दिया या म्यूजिक तैयार कर दिया। तो वैसे ही कंपोजिशन का मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। मतलब किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, उस नंबर ऑफ फोर्सेस का मुझे एक सिंगल फोर्स निकालना है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपोजिशन। हम कंपोजिशन से ही सिंगल फोर्स फाइंड आउट करेंगे। एंड रेजोल्यूशन का मतलब है रेजोल्यूशन इज जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन। मतलब it is a opposite process of composition। ठीक है, इट इज अ ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन। मतलब ये कंपोजिशन के जस्ट उल्टा है। तो रेजोल्यूशन में आप समझते हैं, क्योंकि इसकी हम यूज करने वाले हैं, इसी को हम यूज करके हम कंपोजिशन और रेजोल्यूशन को यूज करके हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे सपोज कि हमने क्या बोला कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है मेन मैकेनिक्स। ये है प्लस एक्स एक्सिस और इधर लेते हैं माइनस एक्स एक्सिस। ये होता है प्लस वाई एक्सिस और नीचे होता है माइनस वाई एक्सिस। आप ऐसे खड़े हो जाइए, राइट का मतलब हमेशा होता है प्लस एंड लेफ्ट का मतलब हमेशा होता है माइनस। जब ऊपर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव, नीचे घटते हैं तो नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी। तो हमने क्या बोला, हम देख रहे हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे सपोज कि हमारे पास कोई
फोर्स है, कोई फोर्स F हमने मान लिया ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और F जो है एक एंगल बना रहा है थीटा, किससे? एक्स एक्सिस से। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। कोई वाई एक्सिस की तरफ लग रहा है तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर कोई फोर्स न एक्स न ही वाई में, दोनों के बीच में लग रहा है तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। हमने क्या बोला? उसको हम रिजॉल्व करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या माना? लेट अस कंसीडर एफ विच इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इन दिस डायरेक्शन। तो इस एफ का हम देख रहे हैं, सपोज कि हमारे पास ये कोई पॉइंट था या यहाँ पे वो पॉइंट पे कोई बॉडी था। जैसे हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जो है ओ पॉइंट पे, ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो फाइनली ये बॉडी का पोजीशन कहीं इधर आ जाएगा, मतलब इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। तो अगर हम बोलेंगे कि ये जो है ये बॉडी एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किया या एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट क्या था, तो आप क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए सर। जो ये डिस्टेंस होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इफेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। और अगर हम बोलेंगे वाई एक्सिस पे इफेक्ट कितना रहा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं वहाँ से आप वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। जो ये वैल्यू होगी, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इफेक्ट ऑन वाई एक्सिस, मतलब एक्स की तरफ कितना मूव किया और वाई की तरफ कितना मूव किया। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ओ ए बी। ठीक है, तो अब यहां से इस ट्रायंगल को हम कट करके निकाल रहे हैं, दैट इज ओ ए बी। ये ट्रायंगल हमने कट कर लिया, ओ ए एंड बी, और ये एंगल है थीटा और ये है हमारा फोर्स। ओ बी इज इक्वल टू जो है फोर्स है, और ये जो है परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। तो इन अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, अगर हम बात करें कॉस थीटा, अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, सपोज हमने लगाया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है? ओ ए अपन एफ। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओ ए अपन एफ। तो यहां से ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। तो अब देखिए ओ ए इज इक्वल टू आ गया ओ एफ कॉस थीटा, मतलब ये वाला वैल्यू ओ ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये यहां से ये लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर उसी ट्रायंगल में, अब यहां पे अगर हम बात करें साइन थीटा, अगर उसी ट्रायंगल में लगा रहे हैं, अप्लाइंग साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो भाई लंब बटा कर्ण का मतलब है ए बी अपन ओ बी, और ए बी तो एज इट इज रह गया, ओ बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ। तो यहां से क्या होगा? यहां से हो गया ए बी इज इक्वल टू ये एफ साइन थीटा, ए बी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमने यहां इधर लिख दिया, ये हो गया ए बी, यही था, इधर लिख दिया एफ साइन थीटा। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, अगर कोई फोर्स ना एक्स एक्सिस में हो ना ही वाई एक्सिस में, लेकिन एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो उसका एक्स की तरफ इफेक्ट जो होता है एफ कॉस थीटा, और वाई की तरफ एक्स एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर वाई, और वाई की तरफ जो इफेक्ट होता है एफ साइन थीटा। अब यहां से रट लीजिए, या तो ये निकालने का एक तरीका है कि कैसे हमने ओ ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा कैसे आया और ए बी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा कैसे आया, ये तो निकालने का तरीका है। अगर ये निकालना अगर भूल भी गए तो आपको याद रखना है कि अगर कोई फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एक्ट कर रहा है तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है कि जिसके साथ एंगल बना रहा है, अभी बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो उसका इफेक्ट हो गया जो फोर्स था और कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर फोर्स साइन थीटा, मतलब एफ
साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। मतलब सिंगल फोर्स था, इस सिंगल फोर्स का दो कंपोनेंट आया, एक तो AB इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और OA इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। मतलब सिंगल फोर्स का डबल कंपोनेंट फाइंड आउट करना, इसी को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो हमने बोला रेजोल्यूशन इज नथिंग बट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन। हम कंपोजिशन में क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन रेजोल्यूशन में क्या किया, सिंगल फोर्स का दो कंपोनेंट फाइंड आउट किया, एक एफ कॉस थीटा और दूसरा एफ साइन थीटा। अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके, अगर सपोज, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को हो जाता है कंफ्यूजन, क्योंकि रट लेते हैं कि x की तरफ कॉस और y की तरफ साइन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम थोड़ा सा, अगर सपोज कि ये जो हमने एंगल लिया है, एंगल हम अभी तो एक्स एक्सिस से लिए थे, लेकिन अब अगर एंगल हमने कहीं चेंज कर दिया इधर थीटा, तो अब जो होगा, चूंकि ये जो एफ है, एफ की ये मैग्नीट्यूड है, एफ जो है वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो इधर अब हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये इंटरचेंज हो जाएगा, जो ओ इज इक्वल टू हो जाएगा, या एओ इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और AB इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो याद रखना, अगर एंगल चेंज होता है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और उसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन। तो ये था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों यही आपको हर जगह, जहां भी आप मैकेनिक्स, जहां भी एप्लीकेशन, जहां भी फोर्सेस लगेगा, वहां पे आपको रिजॉल्व करना है। तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और जिसके साथ एंगल नहीं, जस्ट परपेंडिकुलर साइन। और कैसे ये कॉस और साइन कहां से आया, हमने वो भी देखा। हमने एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हमने कॉस और साइन थीटा लगाया, तो ये रिलेशन हमें देखने को मिला। ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि अगर रटने की आप कोशिश करेंगे तो हमेशा गड़बड़ होगा। ये मैकेनिक्स कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको याद करते जाना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ फाइंडिंग रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि रिजल्टेंट हमने देखा, बोला, हमने क्या बोला कि किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करेगा, तो हमारा एम यही है कि रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना, मतलब सबको हटा के किसी एक बंदे को लगा दो। ठीक है, तो अब हम उसके तरीके देखने जा रहे हैं, मेथड हम देखने जा रहे हैं, और कैसा फोर्स होगा, कोप्लेनर और कॉन्करेंट होगा। मतलब जो भी अभी हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे वो कोप्लेनर, मतलब जो भी सिस्टम ऑफ फोर्सेस होंगे किसी एक प्लेन पे एक्ट कर रहे होंगे और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहां पे देखने जा रहे हैं, दो मेथड है हमारे पास। एक तो है ग्राफिकल मेथड, पहला जो है दैट इज ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो है एनालिटिकल मेथड। सेकेंड वन इज एनालिटिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड में यहां पे पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी हम यहां पे कवर करने वाले हैं। सेकेंड जो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, एंड थर्ड इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, एनालिटिकल मेथड में जो हम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, यहां भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, और यहां पे दूसरा जो पढ़ेंगे मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ जो फोर्सेस है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ जो फोर्सेस है, दैट इज वैलिड ओनली फॉर टू फोर्स। ये दोनों किसके लिए है, टू फोर्स सिस्टम के लिए। मतलब किसी बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे होंगे, उस केस में आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं या पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर टू फोर्सेस, याद रखना है। पॉलीगॉन, पॉली का मतलब नंबर, मोर देन टू या मोर देन वन। अ पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस दैट इज वैलिड फॉर
नंबर ऑफ फोर्सेस, मतलब मोर देन 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 या मोर देन 2। अब जब ग्राफिकल मेथड है तो आपने बोला, आपको याद आ रहा होगा कि यार जहां भी हम फोर्स हमने या फोर्स या वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था वहां कहीं पे ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, पॉलीगॉन लॉ पढ़ा था। तो इसीलिए पढ़ा था क्योंकि जो फोर्स हमारा है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी में लॉ ऑफ जो एडिशन यूज होता था वहां फोर्स के केस में भी होगा, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए आपको ये लॉ देखने को मिल रहे हैं। आपने 12th में ये ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसको हम अच्छे से यहाँ पे क्लियर करेंगे। दूसरा जो है, जो पैरेललोग्राम है वो ग्राफिकल मेथड में भी यूज होता है और एनालिटिकल मेथड में भी यूज होता है। यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से कभी भी पैरेललोग्राम नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में जो एनालिटिकल मेथड ही यूज किया जाता है पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, जो अभी हमने रेजोल्यूशन पढ़ा, उसी मेथड को हम यूज करेंगे। यहाँ भी पैरेललोग्राम 2 के लिए है और ये जो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन है वो नंबर ऑफ फोर्सेस के लिए। नंबर ऑफ फोर्सेस का मतलब है मोर देन 2 फोर्सेस के लिए हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, 2 मेथड, ग्राफिकल और एनालिटिकल। ग्राफिकल में हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी, पेन और पेंसिल प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे हम बाय द हेल्प ऑफ पेन, पेंसिल एंड प्रोटेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं इसको। तो देखिए, हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, मतलब बलों के त्रिभुज का नियम, हिंदी में बोलते हैं बलों के त्रिभुज का नियम। तो सबसे पहले जब भी लॉ ऑफ फोर्सेस आएगा, जहां भी लॉ आता है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिप्लोमा या बीटेक में जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं हमेशा आते हैं ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो हम बात कर रहे हैं स्टेटमेंट। तो द स्टेटमेंट इज इफ two forces acting on a body simultaneously then they can be represented both in magnitude and direction by the sides of triangle taken in order and their resultant can be represented by the closing side of triangle taken in opposite order। ये डिफिनेशन आपको बड़ा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए बड़ा दिख रहा है, लेकिन अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा। याद करने की, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने क्या बोला, इफ 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और ये 2 फोर्सेस का मतलब हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये जो फोर्सेस हैं कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट हैं। मतलब कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन और एक ही पॉइंट से पास हो रहे होंगे, याद रखना है। 2 फोर्सेस का मतलब कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट। तो इफ 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी साइमल्टेनियसली, then they can be represented both in magnitude and direction by the sides of triangle taken in order and their resultant can be represented by the closing sides of triangle taken in opposite order। मतलब अगर किसी बॉडी पे 2 फोर्स एक साथ लग रहे हो तो हम they can be represented both in magnitude and direction by the sides of triangle। मतलब हम इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ट्रायंगल के साइड से दिखा सकते हैं एक निश्चित क्रम में, एंड देयर रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द क्लोजिंग साइड और लास्ट साइड ऑफ ट्रायंगल
टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। लेट अस कंसीडर कि आई हैव अ बॉडी और इस बॉडी पे कोई पॉइंट O मान लिया। इस पॉइंट O पे दो फोर्स हमने दिखाया, F1 एंड F2 आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, अब देखिए डेफिनेशन में इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस साइमल्टेनियसली, मतलब इस बॉडी पे दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब इन दोनों को, अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों को हम ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस पॉइंट को O माना। अब यहां पे हम एक स्केल लेंगे, यहां पे हम कोई पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट O लेंगे और दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक पहले रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद दूसरा हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट O माना। अब चूंकि F1 है, मुझे फोर्स को ग्राफ के टर्म में दिखाना है, हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो हमें स्केल मानना पड़ेगा। तो हम जितना, सपोज कि F की जो भी वैल्यू होगी, हम उसके लिए न्यूटन को सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम एग्जांपल लेके चलेंगे। तो F1 जो है एक्ट कर रहा था इसी लाइन ऑफ एक्शन पे या इसी डायरेक्शन में हम F1 के मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन पे हमने दिखा दिया। और हमने दिखा दिया स्टार्टिंग पॉइंट O और ये दिखा दिया A। मतलब एक फोर्स को दिखा दिया और दूसरा फोर्स टेकन इन ऑर्डर, फर्स्ट फोर्स को दिखा दिया इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लग रहा था यहां से कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब सेकेंड फोर्स क्या है, F2, और उनके बीच का एंगल थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने आगे की ओर एक्सटेंड किया और यहां से क्या किया, यहां पे ऐसा प्रोटेक्टर रखा। प्रोटेक्टर जो चंदा होता है उसमें 0 डिग्री, 10, 20, 30, या फिर इधर से एंगल चूंकि इस साइड से दिया हुआ है तो हम बोलेंगे 0, 10, 20 थीटा। तो ये थीटा आया, यहाँ पे मार्क किया और हमने क्या किया, जो भी थीटा दिया होगा यहाँ से O से कुछ इस टाइप का हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा F2 और ये था F1 और ये पॉइंट को हमने बोल दिया B। तो हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, if a body is subjected to two coplanar concurrent forces simultaneously, then they can be represented by the sides of triangle both in magnitude and direction taken in order। मतलब पहले F1 को दिखाया, देन हम दिखा रहे हैं किसको, F2 को। ठीक है, तो वन आफ्टर अनदर हमने दिखा दिया। अब क्या बोलता है, अगर ऐसा है तो ऐसा दिखा दिया, एंड देयर रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। अब ये ट्रायंगल कब बनेगा, ये दो साइड तो हो गए, तीसरी साइड होगी। तो हमने क्या किया, अब आंख बंद किया, कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हमने मिला दिया। मतलब क्या किया हमने, जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसको हमने मैच कर दिया बगैर कुछ किए। ठीक है, अब यहां पे ये टेकन इन ऑर्डर का मतलब है एरो 0 से स्टार्ट किया, A तक गए, A से कहां गए हम, B तक गए। अभी एरो हम इस पे नहीं लगा रहे हैं, ये एक ऑर्डर में था। अब जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। ठीक है, तो ये था F1, ये हो गया F2, और ये जो R है तो R इज इक्वल टू जो हो गया OB। हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद OB की यहाँ पे स्केल प्लेस करेंगे, जो OB की वैल्यू होगी वही R होगी, और जो फाइनली हमने स्केल लिया होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ये तो हो गया R इज इक्वल टू OB इज मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल है यहाँ थीटा, तो हम दिखा देंगे थीटा इज अ डायरेक्शन। तो R की मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी और डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। हम देखिए इसको भूल जाते हैं कि ये क्या डेफिनेशन था, हम यहां से याद करते हैं। इफ एक बॉडी है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, देन दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर both in magnitude and direction, and their resultant can be represented by the closing sides or last sides of triangle
टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये ऐसे जा रहा था, ये ऑर्डर में जा रहा था, इसको ऐसे एरो ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में गया। ठीक है, तो आर हो गया, आर इज इक्वल टू ओ बी, दैट इज मैग्नीट्यूड, और ये जो थीटा होगा वो डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल लॉ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि हमारे पास वही एक बॉडी था जिसपे F1 जो लग रहा था, F1 की वैल्यू मैंने मान लिया 10 न्यूटन लग रहा था, और F2 की जो वैल्यू थी दैट इज 20 न्यूटन हमने मान लिया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है कि इसके परिणामी क्या होगा। तो जब भी परिणाम जो रिजल्टेंट होगा ये F1 और F2 के बीच में ही लगेगा। मतलब रिजल्टेंट का मतलब सिंपल सा है कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो भाई सीधी सी बात, दो लोग इधर खींच रहे हैं तो कोई ये इधर तो नहीं भागेगा, ऊपर तो नहीं भागेगा, इन दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने बोला ट्रायंगल लॉ अभी हम अप्लाई करने वाले हैं, तो उसको अप्लाई करने से पहले हम यहाँ स्केल मानेंगे। स्केल क्या मानेंगे कि लेट 10 न्यूटन या 5 न्यूटन मान लेते हैं अपन, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जब भी हम ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं तो स्केल मानते हैं, क्योंकि जो न्यूटन है ये न्यूटन लेंथ नहीं होता है, हमें इसको लेंथ के टर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने मान लिया अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान सकते थे, कोई इशू नहीं था। हम 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना आप जैसे अगर 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू F1 कितना है, F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो उसके लिए 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम माने होते 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो F1 इज इक्वल टू 10 था, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाता। 1 इज इक्वल टू 1, तो 10 इज इक्वल टू 10। अब भैया अगर 10 हो जाता तो ये बोर्ड से तो बाहर निकल जाता लाइन, इसीलिए हमने नहीं माना, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से माना। ठीक है, अब F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 चूंकि 20 न्यूटन है तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट था, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पॉइंट हमने कहीं यहाँ पे मान लिया O। अब हम क्या कर रहे हैं, और हमारे पास थीटा जो दिया हुआ है दैट इज 30 डिग्री। तो हम क्या मान रहे हैं, पहले F1 को दिखाएंगे। तो F1 के लिए इस पॉइंट से एक यहाँ पे स्केल हमने रखा, और इसी हॉरिजॉन्टल, ये F1 जो दिख रहा है हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हो गया A, क्योंकि F1 को हमने दिखा दिया। ये OA जो दिखा रहा है दैट इज F1। अब क्या किया हमने, यहाँ पे इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फोर्स को हमने दिखा दिया, अब दूसरे फोर्स को अब दिखाएंगे। तो दूसरे फोर्स की वैल्यू कितनी है, 20 न्यूटन, और 20 न्यूटन का मतलब है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने रखा ऐसा प्रोटेक्टर का मतलब है चांदा, और यहाँ पे इसमें डिग्री मार्क होती है 0 से लेके 180, और वो 0 से लेके 180 ये रहता है। तो यहाँ से 0, 10, 20, 30, तो 30 वाले पे मार्क किया ऐसे, और अब हम प्रोटेक्टर यहाँ से हटाएंगे। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से क्या करेंगे, और प्रोटेक्टर जब रखेंगे तो ध्यान रखना है प्रोटेक्टर कुछ इस टाइप का रहता है, बीच में यहाँ पे ऐसा पॉइंट रहता है, ये 90 डिग्री है ना। तो ये पॉइंट जहाँ भी आप, ये ए पॉइंट इस पॉइंट से मैच करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ आएगा ग्राफिकल मेथड में, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने क्या बोला, प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री मार्क किया, प्रोटेक्टर हटाया। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर की लाइन हम खींच देंगे ऐसा। ठीक है, ये जो एंगल हुआ दैट इज 30 डिग्री, और ये हो गया A और ये हो गया B। तो हमने OA दैट इज F1, AB दैट इज F2। तो हमने F1 और F2 को तो रिप्रेजेंट कर दिया। इसका जो F1 का एरो ये था और F2 का एरो ये था, एक ऑर्डर में था। F1 F2 को दिखा दिया। अब रिजल्टेंट क्या लॉ क्या बोलता है कि इसका रिजल्टेंट जो होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये O स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हमने मिला दिया और एरो हमने दिखा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जो OB होगा, OB जो होगा, OB इज इक्वल टू R, और एरो हम ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर सपोज हमने O और O को B से मिला दिया और एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि लॉ बोलता है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर,
तो स्केल रखेंगे, OB की वैल्यू मेजर करेंगे, मान लिया कि OB की वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, मान लिया हमने कि OB स्केल रखा, OB मेजर किया और आ गया 5 सेंटीमीटर। तो भैया ये R है, तो अब क्या कर रहे हैं, जो 5 सेंटीमीटर, ये तो फोर्स है, फोर्स तो कभी सेंटीमीटर में होता नहीं है, फोर्स की वैल्यू यूनिट होती है न्यूटन, तो हम इस सेंटीमीटर को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने माना था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 5 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम कर देंगे 5 अपने जगह पे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जगह पे क्या रखेंगे 5 न्यूटन। मतलब जो जब भी स्केल लेंगे तो जो आप स्केल यूज करेंगे फाइनली उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया कितना 25 न्यूटन। तो ये R की जो वैल्यू होगी 25 न्यूटन, और ये जो R हम यहाँ से दिखाएंगे दैट इज F1 प्लस F2। अब ये R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि F1 कितना है 10 और F2 है 20, तो ये हो गया 30, ये गलत हो जाएगा भैया। ये है R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का मतलब है वेक्टर सम। कभी भी डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये वेक्टर सम दिखा रहा है, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। R इसी मेथड से हम निकालेंगे। अब तो ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब मुझे जो डायरेक्शन निकालना है, तो हमने बोला ये मान लिया भैया थीटा, अपन ने क्या किया यहाँ पे प्रोटेक्टर ऐसे रखा, प्रोटेक्टर रखने के बाद ये प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट मैच करना चाहिए। यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं 0, 10, 20, 30, 35, तो ये थीटा जो हो आ गया, यहाँ से प्रोटेक्टर रखेंगे अब आ गया 35 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ गया रिजल्टेंट एंड देयर रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन थीटा 35 डिग्री फ्रॉम F1, ठीक है, और किस डायरेक्शन में है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। आई होप कि समझ में आया होगा। हमने एग्जांपल इसीलिए लिया कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल सेक्शन जो भी डाउट्स हो ये वो यहीं के यहीं क्लियर हो जाए। अगर कहीं आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।